बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे तरीके से रेगुलर कर रहे होंगे, जिससे कि आपकी जो परीक्षा की तैयारी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, जो हमारा जय प्रक्रम पाठ है उस पाठ से संबंधित सारे वीडियो मैंने अपने चैनल आओ पढ़े विज्ञान पर अपलोड कर दिए हैं। उस पाठ का जो लास्ट टॉपिक है मानव में उत्सर्जन, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, इसका वीडियो रह गया है। तो मैं आपको इस वीडियो में मानव में उत्सर्जन को कंप्लीट करा रहा हूं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को यानी घंटी वाले निशान को दबा दें, जिससे आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो बच्चों, इस मानव में जो उत्सर्जन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेरी इम्पोर्टेंट है, और परीक्षा की दृष्टि से इसमें काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 नंबर में भी आता है। चित्र भी इस टॉपिक से काफ़ी महत्वपूर्ण चित्र हैं जो आपको मैं बताऊंगा कि परीक्षा की दृष्टि से इस टॉपिक से कौन कौन से चित्र पूछे जा सकते हैं। तो बने रहिए इस चैनल पर और शुरू करते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल आओ पढ़ें विज्ञान पर। तो मैं यहाँ आपको मानव में उत्सर्जन के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं इसकी जो रूपरेखा है वो मैं आपको बताता हूँ कि मानव में उत्सर्जन की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों होता है मानव में उत्सर्जन। तो सभी जानते हैं कि सभी सजीवों का जो शरीर है उसमें उपापचय क्रियाएँ निरंतर होती रहती हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उनका निर्माण होता है। अतः एक रचनात्मक क्रिया जिसके द्वारा जीव के शरीर की वृद्धि होती है उन्हें हम लोग उपचय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचय कहते हैं। इन निर्मित पदार्थों में से आवश्यक एवं उपयोगी पदार्थों का शरीर की कोशिकाओं एवं ऊतकों के द्वारा क्या कर लिया जाता है? अवशोषण कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? अवशोषण कर लिया जाता है। जबकि शेष पदार्थ शरीर के लिए अनुपयोगी होते हैं। यदि ये अनुपयोगी पदार्थ अधिक समय तक हमारे शरीर में संग्रहित रहते हैं तो शरीर में विष बनने लगता है, जिसके कारण प्राणी या व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इस क्रिया को अपचय कहते हैं। तो हमने सीखा उपचय और अपचय, इन दोनों क्रियाओं को एक साथ उपापचय के नाम से जानते हैं। इन्हीं अनुपयोगी उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना पड़ता है, वह विधि जिसके द्वारा अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं। तो ये था उत्सर्जन की भूमिका जो मैंने आपको बताई। अब इस उत्सर्जन की क्रिया में जिन अंगों के द्वारा यह क्रिया होती है उनको हम लोग उत्सर्जी अंगों के नाम से जानते हैं, यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, और प्राणियों में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, मनुष्य में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, ये सब हम लोग इस वीडियो में आगे सीखने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे अपने स्लाइड पे, सबसे पहले आपको मैं परिभाषा के जो उत्सर्जन की है उससे आपको रूबरू करा रहा हूं। तो आप सामने स्क्रीन पर देखें, जो परिभाषा है काफ़ी सिंपल और सरल तरीके से मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, जो आपको एक बार में ही याद हो जाएगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो आप देखें परिभाषा को, वह जय प्रक्रम जिसमें हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ, कौन से पदार्थ? हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर में उपापचय क्रियाओं के द्वारा बन गए थे, तो उन हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उसको हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। तो वह जय प्रक्रम जिसमें हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है उत्सर्जन कहलाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछ सकते हैं 2 नंबर में कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो ये आपको लिख देना है।
इसके पश्चात आप देखें जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो क्या हो सकते हैं, जो कि हमारे शरीर में विष का काम करते हैं, जहर का काम करते हैं। तो हानिकारक पदार्थ जो बनते हैं बच्चों, यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक अम्ल है। तो ये कई प्रकार के नाइट्रोजन युक्त जो यौगिक हैं ये हमारे शरीर में हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बनते हैं, जिनको कि हम लोगों को उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा शरीर से बाहर करना पड़ता है। तो इसके पश्चात आप आगे देखेंगे, मैंने लिख रखा है आपकी स्क्रीन पर कि उत्सर्जी अंग, क्या लिख रखा है बच्चों, उत्सर्जी अंग। तो इसकी मैंने आपके सामने यहाँ पर थोड़ी सी परिभाषा लिख रखी है कि वे अंग जिनके द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर किया जाता है उनको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उत्सर्जी अंग कहेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, परीक्षा में पूछ सकते हैं कि उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं। तो वे अंग जिनके द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को, उत्सर्जी पदार्थ का मतलब यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल, इन्हीं की हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्हीं का तो उत्सर्जन कर रहे हैं, शरीर से बाहर निकाल रहे हैं, तो इन्हीं को हम लोग बोलेंगे उत्सर्जी पदार्थ। तो वे अंग जो उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर करते हैं उनको हम लोग उत्सर्जी अंग के नाम से जानते हैं। कुछ प्रमुख उत्सर्जी अंगों के बारे में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जैसा कि आप देखें। सबसे पहला है वृक्क, जिसको हम लोग किडनी कहते हैं अंग्रेजी में। ये मूत्र यानी यूरिन का उत्सर्जन करता है। नंबर 2 पे फेफड़ा यानी लंग्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, क्योंकि मानव जो है वो CO2 को क्या करता है, छोड़ने का काम करता है और ऑक्सीजन गैस को लेने का काम करता है। तो ये CO2 का उत्सर्जन करता है। तीसरा बच्चों है लीवर यानी यकृत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये अमोनिया जो बहुत ही खतरनाक होती है, इसको कम खतरनाक यानी यूरिया में बदलने का काम करता है। कौन करता है, यकृत। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकते हैं विकल्प में कि अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है। तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम हमारे शरीर में जो अंग है यकृत, ये करता है। इसके पश्चात बच्चों आगे देखेंगे तो इसमें एक और हमने लिख रखा है उत्सर्जी अंग त्वचा। तो जो त्वचा होती है वो हमारे शरीर से पसीने को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकालने का काम करती है। तो इस प्रकार आप परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं। किन्हीं 2 या 3 या 4 उत्सर्जी अंगों के नाम और उनके द्वारा उत्सर्जी पदार्थ का नाम लिखिए। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके पश्चात आगे देखिए बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है जो मैंने डू यू नो करके लिखी है कि डू यू नो का मतलब क्या आप जानते हैं कि सभी सजीवों में हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों में मुख्य तत्व क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन होता है। क्या होता है, सभी सजीवों में जो हानिकारक पदार्थ होता है वो उसमें मुख्य तत्व क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। क्यों, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है जो हमारा यूरिया होती है, तो यूरिया को जो सूत्र होता है NH2CO NH2, तो इसमें भी ये जो है नाइट्रोजन है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है NH3, तो इसमें भी बच्चों नाइट्रोजन है। तो अधिकांशतः नाइट्रोजन उपस्थित होती है। तो आप इसके बेस पर क्या सीखेंगे हम लोग, तो आप देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है कि नाइट्रोजन उत्सर्जन के आधार पर जीवों के प्रकार, यानी जो जिस पदार्थों में नाइट्रोजन होता है उसको उत्सर्जन के आधार पर जीवों के प्रकार तो कौन कौन से होते हैं बच्चों। देखिए, ऐसे जीव जो अमोनिया को उत्सर्जन के रूप में निकालते हैं, यूरिया को निकालते हैं, यूरिक अम्ल को निकालते हैं और अमीनो अम्ल को निकालते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में विकल्प में पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो आप देखिए कि इसमें ये देखिए आप, अब इसमें क्या लिखना है आपको कि ऐसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अपने शरीर से अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, तो ऐसे जीवों को हम लोग अमीनोटैलिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अमीनोटैलिक। ऐसे जीव जो अपने शरीर से यूरिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर करते हैं तो वे जीव यूरियोटैलिक जीव कहलाते हैं। ऐसे जीव जो अपने शरीर से उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। ऐसे जीव जो अपने शरीर से अमीनो अम्ल को उत्सर्जन के रूप में शरीर से बाहर करते हैं एमिनोटैलिक जीव कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से जीव हैं इसके आप उदाहरण इसमें देख सकते हैं, स्लाइड में मैंने लिख रखे हैं।
ये आपको उदाहरण भी पूछ सकते हैं परीक्षा में। तो जो अमीनोटैलिक जीव होंगे वो एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, प्रोटोजोआ जिसमें आ जाता है आपका प्लाज्मोडियम वगैरह आ जाते हैं, और हाइड्रा है, मेढक के टेडपोल लार्वा, तो ये सब आ जाएंगे आपके अमीनोटैलिक में। यूरियोटैलिक में स्तनी आ जाएंगे, मनुष्य आ जाएगा इसमें, सभी स्तनधारी, मछलियां, उभयचर और केचुआ, ये सब यूरियोटैलिक प्राणी इसमें उदाहरण आ जाएंगे। यूरिकोटैलिक इसमें कीट आ जाएंगे, पक्षी आ जाएंगे, सरीसृप आ जाएंगे जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है। एमिनोटैलिक इसमें मोलस्का जीव और इकाइनोडर्मेटा के जीव यानी जो समुद्री जीव होते हैं वो इसके अंतर्गत उदाहरण में रखे जाएंगे। तो इस प्रकार आपने सीखा इस मानव में उत्सर्जन क्या होता है, हानिकारक पदार्थ क्या होते हैं, उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, उत्सर्जी अंगों के द्वारा क्या क्या उत्सर्जन किया जाता है, और नाइट्रोजन उत्सर्जन के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो अमीनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक और अमीनोटैलिक। अब मैंने आपसे बताया था कि इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछ लेंगे, तो आपको पूछ लेंगे कि अमीनोटैलिक जीव क्या होते हैं, उदाहरण लिखिए, यूरियोटैलिक जीव क्या होते हैं, उदाहरण लिखिए, यूरिकोटैलिक जीव क्या होते हैं, उदाहरण लिखिए, एमिनोटैलिक जीव क्या होते हैं, उदाहरण लिखिए। तो इस प्रकार से आपको पूछ सकते हैं, और विकल्प में पूछ सकते हैं कि मानव एक यूरियोटैलिक प्राणी है, सत्य है या असत्य, या कुछ भी प्रकार से बनाया जा सकता है प्रश्न। तो आपको पता होना चाहिए जिससे कि आप इसका उत्तर आसानी से लिख सकें। तो इसके पश्चात मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में पूर्ण है मानव में उत्सर्जन, वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। तो इसमें मैं आपको मानव में जो उत्सर्जन की क्रिया होती है उसके बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से मानव में उत्सर्जन की क्रिया संपूर्ण होती है। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले तो आपको चित्र बनाना पड़ेगा मानव में उत्सर्जन का, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो आप ये देखिए कि जो मानव में उत्सर्जन का चित्र है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और बहुत ही सरल चित्र है जिसकी प्रैक्टिस आपको करना है, बनाना है, जिससे कि आपको परीक्षा में बिना देखे आप बना सकें। तो इसके लिए कुछ नहीं, आपको दो लाइनें ये खींच लेना है, दोनों लाइनों को दो भागों में विभाजित कर देना है, दोनों तरफ दाएं और बाएं में, और यहाँ आपको ये वृक्क बना देना है, और वृक्क से लंबी एक मूत्रवाहिनी जो आप ये देख रहे हैं निकली हुई है, और मूत्रवाहिनी नीचे की तरफ एक बड़े फूले हुए भाग में जुड़ गई है जिसको मूत्राशय के नाम से जानते हैं, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा। और मूत्राशय का आगे का जो मार्ग है वो मूत्र मार्ग कहलाता है। तो इस चित्र में जो आपको मेन नाम लिखना है वो है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ये आपको चार नाम तो कंपलसरी लिखना ही लिखना है। बाकी अगर कोई छात्र एवं छात्राएं एक्स्ट्रा नाम भी लिखना चाहे तो ये आपको जो एड्रिनल ग्रंथि है यानी आधिवृक्क ग्रंथि जो वृक्क के ऊपर पाई जाती है ये लिख सकते हैं, महाधमनी और महाशिरा के नाम भी लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी सरल चित्र है जो कि आप अपनी जो परीक्षा अगर उसमें आता है तो आप ये बना सकते हैं, जिसकी प्रैक्टिस आपको लगातार करते रहना है, चित्रों की प्रैक्टिस। मैं आपको इस चैनल पर एक ऐसा वीडियो बताऊंगा जिसमें कि आपको केवल चित्र के माध्यम से कौन कौन से चित्र परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है इसकी भी जानकारी दूंगा। तो इसके पश्चात आप देखिए, ये है मानव का उत्सर्जन तंत्र का चित्र। तो ये आप देख लीजिए, इसमें जो है चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि दो वृक्क होते हैं जिसको हम लोग एक जोड़ा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक जोड़ा वृक्क। मानव का जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसमें एक जोड़ा वृक्क होता है। वैसे तो मैंने लिख रखा है नीचे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देखिए, ये लिखा है मानव उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न भाग, एक जोड़ा वृक्क, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग। तो इस प्रकार से आप यहाँ चित्र में देखेंगे तो ये जो एक जोड़ा ये हो गया वृक्क, एक जोड़ा हो गई ये मूत्रवाहिनी दाईं और बाईं, एक हो गया मूत्राशय और एक हो गया मूत्रमार्ग। तो इस प्रकार से जो मानव का उत्सर्जन तंत्र होता है उसमें ये विभिन्न भाग पाए जाते हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से पूछ लेते हैं कि मानव के उत्सर्जन तंत्र में कितने जोड़ी वृक्क होते हैं, कितने जोड़ी मूत्रवाहिनी होती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं के बारे में। तो डू यू नो, तो क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं किडनी के बारे में, वो आप देखिए। जो किडनी होती है बच्चों, वो वृक्क जो होता है सेम के बीज के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? सेम के बीज के आकार का होता है। और उसका जो रंग होता है वो रेडिश ब्राउन यानी लाल भूरा
रंग उसका होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके पश्चात जो दूसरा है, जो हमारा वृक्क होता है वो 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, 3 सेंटीमीटर उसकी मोटाई होती है। तो इसके पश्चात आप अगला जो मुख्य पॉइंट है देखें, वयस्क में यह 120 से 170 ग्राम जो उसका वजन होता है वो इसमें आपको निर्धारित करता है कि आपकी किडनी का जो वेट है वो कितना है। इसके पश्चात अगला जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यकृत के कारण दाईं किडनी कुछ नीचे स्थित होती है, क्योंकि जो यकृत होता है उसके दबाव के कारण जो दाईं किडनी होती है वो कुछ नीचे स्थित होती है। इसके बाद अगला देखेंगे, वृक्क की जो बाहरी सतह होती है वो उत्तल होती है, उभरी हुई होती है, और जो धसी हुई सतह होती है वो अवतल होती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लेते हैं विकल्प में, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके पश्चात अगला देखिए आप कि वृक्क के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको पेरिटोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पेरिटोनियम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, विकल्प में पूछ सकते हैं, पेरिटोनियम। इसके पश्चात आप देखिए जो किडनी के कार्य होते हैं, ये भी आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं 2 नंबर में कि किडनी के कार्य लिखिए या वृक्क के कार्य लिखिए, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो कार्य होता है किडनी का, शरीर में जल का संतुलन बनाए रखना, यानी वाटर का बैलेंस बनाए रखना। इसके पश्चात दूसरा जो काम है, अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखना। क्या है बच्चों? अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखना। तीसरा है शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर करना, शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर करना। चौथा है शरीर में रक्त दाब। क्या है बच्चों? शरीर में ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करना। इस प्रकार जो किडनी के मुख्य काम होते हैं वो आपको ये याद होना चाहिए। शरीर में जल का संतुलन, शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन, शरीर में विषैले पदार्थों को बाहर करना, और शरीर में रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करना। किस प्रकार से किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम लोग मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए जो वृक्काणु होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? वृक्काणु, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। ये जो होती है ये वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि नेफ्रॉन किसे कहते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि वृक्काणु वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। तो ये आपको लिखना है। इसके पश्चात अगला देखेंगे आप, तो जो वृक्काणु होती हैं वो प्रत्येक वृक्क में लगभग इनकी संख्या 8 से 10 लाख होती है। कितनी होती है? 8 से 10 लाख होती है। इसके पश्चात अगला देखेंगे, जो नेफ्रॉन होते हैं वो मुख्यतः 2 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से? 2 भागों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 उसका नाम है बच्चों बोमन संपुट। क्या नाम है? बोमन संपुट। तो इसमें क्या लिखा है? यह प्याले नुमा रचना होती है। इसमें धमनिकाओं का गुच्छा होता है जिसे केशिका गुच्छ या इसी को इंग्लिश में ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस के नाम से भी जानते हैं। यह वृक्क के कॉर्टेक्स में भाग में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? कॉर्टेक्स भाग में। चूंकि मैंने आपको बताया था, तो आप यहाँ दोबारा से देख लीजिए। जो किडनी होती है हम लोगों की, जैसे ये आपको बताया था, ये किडनी है। तो किडनी में जो ये उत्तल सतह होती है, इस भाग को बोलते हैं बच्चों कॉर्टेक्स, उभरे हुए भाग को। और जो ये धमनी के पास जो बीच का पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। तो कॉर्टेक्स और मेडुला। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि ये जो बोमन संपुट होता है ये कॉर्टेक्स भाग में स्थित होता है, यानी यहाँ पर ये स्थित होता है। इसके पश्चात दूसरा जो पॉइंट है बच्चों वो देखें आप, स्रावी कुंडलित भाग। ये जो उसका दूसरा भाग है नेफ्रॉन का, यह बोमन संपुट के पीछे का कुंडलित नलिकाकार भाग होता है जो 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? जो आप देखें अपने सामने, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका को आप पीसीटी और दूरस्थ कुंडलित नलिका को आप डीसीटी के नाम से भी लिख सकते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब और डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब, और ये हेनले लूप। तो अगर आपको इतना बड़ा नाम ना याद हो पाए तो आप पीसीटी डीसीटी भी लिख सकते हैं। अब इसके पश्चात जो आपका जो चित्र है वो आप देखें, जो आपको
परीक्षा में भी आ सकता है ये बनाने के लिए, और मैंने प्रयास किया है सरल चित्र बनाने का जिससे कि आप एक बार में ही इसको बना सकें। तो ये बच्चों नेफ्रॉन यानी मानव के वृक्काणु का चित्र है। तो इस चित्र में आप देखें कि ये जो प्याले नुमा जो संरचना है इसको हम लोग बोमन संपुट के नाम से जानते हैं, और इस प्याले नुमा संरचना में धमनिकाओं का जाल होता है, गुच्छा होता है, जिसमें 2 धमनिकाओं के नाम लिखे हुए हैं। अविवाही धमनिका जो कुछ मोटी होती है और जो पतली होती है उसको अपवाही धमनिका के नाम से जानते हैं। तो ये अंदर एक जाल बना लेती है, उस जाल को हम लोग केशिका गुच्छ के नाम से जानते हैं। इसी को अंग्रेजी में ग्लोमेरुलस के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके पश्चात आप इस चित्र में देखेंगे जो बोमन संपुट है वो पीछे की तरफ एक नलिकाकार भाग में बदल जाता है। तो ये जो कुंडलित नलिका है इसको हम लोग समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। चूंकि ये बोमन संपुट के पास में है इसलिए इसको कह रहे हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, और जो इससे दूर है बोमन कैप्सूल से उसको हम लोग कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसी कुंडलित नलिका को मैंने आपसे बताया था, इसको DCT और इसको हम लोग PCT के नाम से भी लिख सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर देखेंगे जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है वो नीचे की तरफ अंग्रेजी के यू के आकार में मुड़ जाती है। तो इस यू आकार की संरचना को हम लोग हेनले लूप के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक थे हेनले, उनके अपने नाम पर इसका नामकरण किया हेनले लूप। अब जो हेनले लूप होता है वो आगे चलकर ये आप देखेंगे कुंडलित नलिका जिसको दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और दूरस्थ कुंडलित नलिका का जो अंतिम सिरा है वो एक संग्राहक नली, जो संग्राहक नली होती है उससे ओपन हो जाता है, उसमें ये ओपन हो जाता है। और जो संग्राहक नली होती है वो आगे चलकर जो आप देखेंगे चित्र में मूत्रवाहिनी में ओपन हो जाती है। तो ये थी एक संरचना मानव के नेफ्रॉन यानी वृक्काणु की संरचना। ये वृक्क की इकाई कहलाती है। इकाई का मतलब ये होता है कि मानव का जो उत्सर्जी अंग है या उत्सर्जन तंत्र है वो कई प्रकार के अंगों से मिलकर बना है, जैसे वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। लेकिन उसका जो मेन पार्ट क्या है, तो मेन पार्ट है नेफ्रॉन। जिस प्रकार आप एक उदाहरण के माध्यम से समझें, जिस प्रकार हम लोग जो घर बनाते हैं, घर में सीमेंट भी लगती है, आपका ईंट भी लगती है, आपकी जो बजरी होती है या जिसको हम लोग मोरंग बोलते हैं वो भी लगती है। तो कई प्रकार के सामान लगते हैं, लेकिन जो दीवार का जो मुख्य इकाई है वो है ईंट। तो इसी प्रकार से जो हमारा ये वृक्क है उसकी जो मेन इकाई है कि मेन भाग क्या है वो है नेफ्रॉन। तो ये आप पूछ लेते हैं कि मानव के वृक्क की इकाई क्या कहलाती है, तो उसको हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं, वृक्काणु के नाम से जानते हैं। तो ये चित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है कि मानव वृक्काणु का चित्र बनाइए। तो आप ये बना सकते हैं, और इसका मैंने ऊपर आपको वर्णन भी बता दिया है कि बोमन संपुट यह प्याले नुमा रचना होती है। इसमें धमनिकाओं का गुच्छा होता है जिसे केशिका गुच्छ कहते हैं। यह वृक्क के कॉर्टेक्स वाले भाग में स्थित होता है। तो ये जो बोमन कैप्सूल है मैंने आपको अभी चित्र के माध्यम से बताया था। तो ये जो बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट होता है ये कॉर्टेक्स वाले भाग में, यानी कि ये ऊपर की तरफ स्थित होता है इसे, और इसकी जो पिछला हिस्सा होता है वो मेडुला की तरफ होता है। तो ये इनकी जो संख्या होती है वो प्रत्येक वृक्क में 8 से 10 लाख होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको आपको पता होना चाहिए। इसके पश्चात आप देखें जो अगला इसके बाद है, अब आता है मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, जो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि कैसी होती है, तो ये इसमें आप देखें मैंने काफ़ी संक्षेप में आपको बताया है। तो देखिए मनुष्य के यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यूरिया का। और रक्त में पहुंचकर, किसमें? रक्त में पहुंचकर वृक्क नलिकाओं, जिसको हम लोग नेफ्रॉन कह रहे हैं, में पहुंचता है। कौन पहुंचता है? रक्त। अब इसके पश्चात आप देखें मूत्र के निर्माण की जो क्रिया विधि है वो बहुत जटिल होती है। ये जो 3 चरणों में पूरी होती है। कौन कौन से चरण है वो आप देखिए। तो सबसे पहला जो इसमें चरण है केशिका गुच्छ निस्यंदन। निस्यंदन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन यानी छानना, और पुनः अपशोषण और नलिका स्रावण। तो ये 3 प्रक्रम में हमारी जो मूत्र निर्माण की क्रिया विधि है मानव में वो कंप्लीट हो जाती है। अब किस प्रकार से होती है वो आप देखिए।
काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया, जिससे कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। सबसे पहला होता है केश का गुच्छ निस्यंदन यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। यह क्रिया वृक्क के बोमन संपुट में होती है। कौन सी क्रिया? केश का गुच्छ का निस्यंदन। अगर आपको विकल्प में आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि केश का गुच्छ का जो छानने की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है? तो वो बोमन कैप्सूल में होती है। जब वृक्क धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ केश का गुच्छ से छनकर बोमन संपुट में आ जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो आपका जो चित्र था, इस चित्र में मैंने आपको बताया था ये जो बोमन कैप्सूल है, ये जो धमनिकाओं के द्वारा रक्त के साथ अन्य पदार्थ, ग्लूकोज, खनिज लवण, अन्य पदार्थ जो आ जाते हैं वो इससे छनकर बोमन संपुट में आ जाते हैं और जो रक्त होता है वो ऊपर की तरफ भेज दिया जाता है। बाकी जो पदार्थ हैं वो इसमें नलिकाओं से होते हुए यहाँ पर पहुँचेंगे और संग्राहक नलिका में जो आखिरी में पदार्थ बचेगा वो मूत्र कहलाएगा। वो कैसे होता है वो आप देखिए। तो इसके पश्चात पुनः अवशोषण में क्या होता है कि वृक्काणु के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल का पुनः अवशोषण हो जाता है। यानी कि ये जो नली थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो छन के आया हुआ है, इसके पश्चात ये जो भाग है यहाँ पर पुनः अवशोषण होता है। किसका किसका होता है? देखिए इसमें लिखा हुआ है ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल का पुनः अवशोषण होता है, क्योंकि ये शरीर के लिए क्या है? उपयोगी हैं। तो अगर किसी भी कारण से यहाँ पर ये छूट जाते हैं या अवशोषित नहीं हो पाते रक्त में, तो ये इसके पश्चात यहाँ पर ये जो नलिकाकार भाग है, इससे रक्त केशिकाओं का जाल होता है, तो वो वहाँ पर इनको सोख लेती हैं। इसके पश्चात आप अगला देखेंगे, जो आखिरी है नलिका स्रावण। पुनः अवशोषण के पश्चात, यानी जो पुनः अवशोषण हो गया, अब उसके पश्चात जो भी मटेरियल, जो भी द्रव बचा हुआ है, तो पुनः अवशोषण के पश्चात जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसी को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? मूत्र यानी यूरिन के नाम से जानते हैं। मूत्र में घुले नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित होता रहता है तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से ये बाहर निकलता रहता है। जैसा कि मैंने आपको चित्र में बताया था, ये जो चित्र है ये मूत्रवाहिनी है। मूत्रवाहिनी, ये जो मूत्रवाहिनी है इससे कौन सी नली जुड़ी थी? ये वाला आप चित्र देखें तो ये जो संग्राहक नली है, ये जो संग्राहक नली है, इसका जो अंतरिम सिरा है वो किसमें खुलता है? मूत्रवाहिनी में। चूंकि ये जो पूरा नेफ्रॉन है ये किसके अंदर पाया जाता है? किडनी के अंदर, यानी वृक्क के अंदर। तो वृक्क ये है जो आप देखिए, ये है वृक्क। तो इस वृक्क का जो इसमें नेफ्रॉन पाए जाते हैं उसका जो अंतिम सिरा है, ये जो आप देख रहे हैं संग्राहक नली, तो ये संग्राहक नली मूत्रवाहिनी में खुल जाती है। कहाँ खुल जाती है बच्चों? ये मूत्रवाहिनी में खुल जाती है और मूत्रवाहिनी से जो मूत्र है वो इस मूत्रवाहिनी से होता हुआ कहाँ पहुँच जाता है? मूत्राशय में पहुँच जाता है। और इस मूत्राशय की जो क्षमता होती है लगभग 1.5 लीटर स्टोरेज मूत्र इसमें हो सकता है और समय समय पर इसमें जब दबाव पड़ता है तो इस मूत्र मार्ग के द्वारा इसको खाली कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो मूत्र निर्माण की क्रिया थी वह मैंने आपको बताई 3 चरणों में। पूरी समझा देता हूं कि जो मल विसर्जन होता है, यानी जो पाचन तंत्र का जो हिस्सा होता है जो गुदा द्वार से निकलता है, उसको उत्सर्जन की श्रेणी में नहीं रखा गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकते हैं कि मल विसर्जन को उत्सर्जन नहीं माना जाता है। इसके पश्चात आप देखिए मानव में मूत्र का जो रंग होता है वो पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम वर्णक के कारण। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से विकल्प में पूछ लेते हैं कि मनुष्य के मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम वर्णक के कारण ये पीला होता है। इसके पश्चात आगे देखिए, मानव एक दिन में यानी 24 घंटे में 1.5 लीटर मूत्र को उत्सर्जित करता है। तो ये एक औसत है जो इसमें मैंने आपको बताया। इसका जो pH होता है वो 4 से 6 यानी 6 के लगभग होता है, यानी जो मूत्र होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है? अम्लीय, क्योंकि इसका pH मान 7 से कम है। इसके पश्चात आप देखिए जो हमारा सामान्य मूत्र होता है उसमें क्या क्या उपस्थित होता है? तो लगभग इसमें 95% तो वाटर होता है यानी पानी होता है, 2.7% यानी इसमें यूरिया होती है, 2% लवण होते हैं और 0.3% में यूरिक अम्ल होता है। तो इसमें देखिए आप तो ज़्यादातर इसमें क्या है? पानी मौजूद है। इसके पश्चात लास्ट जो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है एक कृत्रिम अपोहन, जिसको हम लोग हीमोडायलिसिस के नाम से जानते हैं। ये इसमें सिर्फ
पूछ लेते हैं प्रश्न परीक्षा में 2 नंबर में कि कृत्रिम अपोहन या हीमोडायलिसिस किसे कहते हैं। तो देखिए इसमें, जब कभी जो हमारा वृक्क होता है ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाता, तब हमारे रक्त में यूरिया व नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा कभी हो जाता है जैसे किसी व्यक्ति की एक किडनी खराब हो जाए तो एक से काम चलता रहता है, लेकिन अगर दोनों किडनी खराब हो जाएं तो उसके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो शरीर से बाहर निकालने में काफ़ी समस्या होती है। तो उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको हम लोग कृत्रिम अपोहन या हीमोडायलिसिस के नाम से जानते हैं। तो इसमें आप देखिए, ऐसे रोगियों में रक्त में यूरिया तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थों को एक उपकरण के द्वारा हटाया जाता है, जिसे कृत्रिम अपोहन या हीमोडायलिसिस के नाम से जानते हैं। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखें, परीक्षा में पूछ लेते हैं किस प्रकार से होता है हीमोडायलिसिस मानव में उत्सर्जन। इसको आप वीडियो को दोबारा से देखिए और जिससे कि आपको ये पूरा एक बार में समझ में आ जाएगा। अगर आप को देखने में थोड़ा टाइम लगता है तो आप YouTube पर जाके उसमें एक सेटिंग है, उसमें इस वीडियो की जो स्पीड है उसको नॉर्मल की जगह 1.5 1.75 भी कर सकते हैं, जिससे आपको जो वीडियो है वो आपको जल्दी आपको समझ में आ जाएगा और उसकी स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो ये टॉपिक है ये आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा। तो ये इस वीडियो के द्वारा अब ये जैव प्रक्रम जो पाठ है वो पूर्णतः समाप्त हो चुका है और अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जो मानव में नियंत्रण एवं समन्वय उसका वीडियो आपको प्राप्त होगा और उम्मीद है कि आप इसकी तैयारी अच्छे से करिए। इसके जो विकल्प हैं उसका भी वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड करके रखा है जैव प्रक्रम पाठ का, तो उस वीडियो को देखिए और अपने विकल्पों को आप लगाइए और कॉपी पे लिखिए। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।